क्या परेशानी थी भाजपा को अरविंद केजरीवाल से? अरविंद केजरीवाल भाजपा की राजनीति के लिए क्यों इतना बड़ा संकट बन गया? अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा दिया? देश में और भी मुख्यमंत्री हैं, देश में और भी विपक्ष की सरकारें हैं, तो फिर क्यों सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए भाजपा ने रचा ये चक्रव्यूह? नमस्कार। 8 फरवरी 2025 हमारे देश की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पर ऐसा क्या हुआ था 8 फरवरी 2025 को जो ये दिन इतना महत्वपूर्ण बन गया? 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक छोटा सा स्टेट, छोटा सा राज्य जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला हुआ, उसके चुनाव नतीजे इतने महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? छोटे से स्टेट के चुनाव में, जहां पर एक मुख्यमंत्री के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो एक पीयून का ट्रांसफर कर पाए, उस स्टेट के चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर सारे मुख्यमंत्री, सारी पार्टी, सारी भाजपा टॉप टू बॉटम मैन टू मैन मार्किंग करके क्यों चुनाव लड़ेगी? पूरे देश की ताकत दिल्ली में क्यों लगाएगी? क्यों है दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण? अरविंद केजरीवाल को हराना भाजपा के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? क्या परेशानी थी भाजपा को अरविंद केजरीवाल से? अरविंद केजरीवाल भाजपा की राजनीति के लिए क्यों इतना बड़ा संकट बन गया? अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा दिया? देश में और भी मुख्यमंत्री हैं, देश में और भी विपक्ष की सरकारें हैं, तो फिर क्यों सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए भाजपा ने रचा ये चक्रव्यूह? क्या था ये चक्रव्यूह? कैसे हराया गया अरविंद केजरीवाल को? कैसे अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई? इस चक्रव्यूह को समझने के लिए आइए चलते हैं 2012 का वो आंदोलन। तो आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के खिलाफ ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। एक देश भर में ऐसा माहौल बन गया था कि ऐसी सरकार है सत्ता में जो लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की खबरें हर रोज मीडिया में चलने लगी। उसी भ्रष्टाचार के बीच एक आवाज जिसने पूरे देश की अटेंशन पाई, जिस आवाज के पीछे लाखों युवा चलने लगे, जिस आवाज को लगातार समर्थन मिलने लगा, जिस आवाज ने इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाई, एक व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता था 2012 से पहले और अचानक से मीडिया की हेडलाइंस में आने लगा, उस व्यक्ति का नाम था अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को ललकारा और कहा कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप सिस्टमैटिक बदलाव करना चाहते हैं तो आओ सरकार में, लड़ो चुनाव, जीतो चुनाव और कर लो चेंजेस। अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया और चुनाव लड़ा। और पहले ही चुनाव में 2013 में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जिस पार्टी को कोई जानता नहीं था, जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं था, वो 28 सीटें ले गया। क्या प्रभाव रहा होगा लोगों का? 49 दिनों की सरकार चलाई और ऐसे निर्णायक डिसीजंस लाके दिखाए कि जनता ने देख लिया कि अगर हमें किसी की सरकार चाहिए तो इसी व्यक्ति की सरकार चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति किसी से मिला हुआ नहीं है। 2015 में दोबारा दिल्ली के चुनाव हुए। जो 49 दिन की सरकार जनता ने देखी थी, 2015 में जनता ने 67 सीट्स ऐतिहासिक जीत दी। एक ऐसी जीत जो पहले कभी किसी ने दिल्ली में नहीं देखी। 70 में से 67 सीट्स, 90% से ज्यादा सीट्स। 5 साल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वो करके दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 25% शिक्षा का बजट, 15% स्वास्थ्य का बजट, शिक्षा और स्वास्थ्य पे 100% फोकस, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास करिकुलम बनाया, हेल्थ सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री कर दी, बिजली मुफ्त कर दी। ऐसे निर्णय लिए गए कि पूरा देश अरविंद केजरीवाल की तरफ देखता है। 2020 में दोबारा दिल्ली का चुनाव हुआ। पहली बार तो हो सकता है कि एक मूवमेंट की वजह से अरविंद केजरीवाल जी जीत गए, लेकिन 2020 का चुनाव केवल और केवल काम पर था और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के काम देखकर 70 में से 62 सीट्स दे दी।
एक और बहुत बड़ी जीत, अनस्टॉपेबल हो गए अरविंद केजरीवाल। एक अरविंद केजरीवाल में भी अपने आप में कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्योंकि IIT से पढ़े हैं, इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हैं, सिस्टम को भी समझते हैं और धीरे धीरे राजनीति को भी समझ गए। उनके लिए राजनीति को समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सिस्टम का पार्ट रह चुका है, उसको पता है कि राजनीति कैसे करनी है, कैसे सिस्टम चलता है, कैसे सरकार चलती है। जिस पेस पे अरविंद केजरीवाल जी ने समझा, शायद उस पेस पे किसी और नेता ने देश में नहीं समझा, क्योंकि उस पेस पे उतनी बड़ी सत्ता किसी नेता को मिली भी नहीं। 22 का चुनाव पंजाब का, अब इस डेट को आप याद रखिएगा, 2022, जब पंजाब में 117 में से 92 सीट्स मिली अरविंद केजरीवाल। क्या ये आसान था? क्या ये ऐसे ही हो गया? एक व्यक्ति जिसको 2012 से पहले कोई जानता नहीं था, वो 2 बार सरकार दिल्ली में बना गया प्रचंड बहुमत की, और एक बार पंजाब जैसे बड़े और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में सरकार बना गया। पूरे देश में एक लहर सी आ गई अरविंद केजरीवाल के लिए। लोग प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा करने लगे, मीडिया चैनल्स ऑल्टरनेटिव दिखाने लगे, जनता में चर्चा शुरू हो गई कि ये आगे बढ़ के किसी समय पे देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बड़ी चुनौती हो सकता है भाजपा के लिए। यहां तक तो सब ठीक था। प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब अरविंद केजरीवाल गुजरात में लड़ने पहुंच गए। गुजरात एक इमोशनल स्टेट है बीजेपी के लिए, और गुजरात में जाके जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने शेर की गुफा में घुस के उसको चुनौती दी, उससे शेर को भी लगा कि इसको यहीं पर सीधा करना पड़ेगा। गुजरात का चुनाव अगर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को लड़ते हुए देखा हो, तो गुजरात जैसे स्टेट में जहां की ना भाषा आम आदमी पार्टी की है, जहां पे ना राजनीति आम आदमी पार्टी की है, जो ना नॉर्थ इंडिया में आता है, जिसका ना दिल्ली से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, एक ऐसा स्टेट जो एक भारत के दूसरे कोने में आता है, जहां की राजनीति अलग है, जहां पे कभी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी नहीं लिया गया होगा, वहां जाके 5 सीटें निकाल देना, 5 विधायक बना देना, 14% वोट ले आना और राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, यह कोई मामूली बात नहीं थी। जो लोग राजनीति की समझ रखते हैं उनको समझना पड़ेगा कि यह एक हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में कितनी बड़ी सफलता थी। यहां से शुरू हुई कहानी। ऐसा भी बताया जाता है कि गुजरात चुनाव के बाद एक हाईएस्ट लेवल मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसके अंदर कुछ निर्णय लिए गए, जिसके अंदर यह डिसाइड किया गया कि कैसे इस व्यक्ति के पर काटने हैं, जिसके अंदर प्लानिंग बनी, जिसके अंदर रचना हुई उस चक्रव्यूह की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। क्या था वो चक्रव्यूह? बहुत सारी ऐसी बातें आई जहां पर यह बात निकल के आई कि प्रधानमंत्री जी खुद जब गोवा में प्रचार करने के लिए गए तो वहां के भाजपा के बड़े नेता से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल का यहां क्या है। क्यों पूछेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को क्या मतलब एक छोटे से व्यक्ति और एक छोटी सी पार्टी से, कि वो गुजरात में जाएंगे और पूछेंगे कि यहां पे अरविंद केजरीवाल का क्या है? डायरेक्ट नजर रखी जा रही थी इसमें, क्योंकि जो व्यक्ति 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया, पंजाब में सरकार बना गया, गुजरात में 5 MLA बना गया, 14% वोट ले गया, गोवा में 2 MLA बना गया, उस व्यक्ति को अब हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। उस मीटिंग में इस पर भी चर्चा हुई कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इतनी सफलता मिल रही, क्या है अरविंद केजरीवाल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्या है अरविंद केजरीवाल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट? सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ईमानदारी। ऐसी छवि जो देश में सबसे ईमानदार नेता की है। भाजपा के नेताओं पे भी बहुत बड़े बड़े दाग लग रहे थे, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे दाग लग रहा था, जैसे ये दाग लग रहा था कि आपने जो वादा किया वो डिलीवर नहीं किया, जैसे 15 लाख का वादा डिलीवर नहीं हुआ, जुमला हुआ, जैसे 2 करोड़ रोजगार का वादा डिलीवर नहीं हुआ, जैसे किसानों की आय दुगना करने का वादा डिलीवर नहीं हुआ, किसान आंदोलन, बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे थे जहां पे भाजपा के बड़े नेताओं पे दाग लग रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा खड़ा था जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लग रहा था, जिसने कहा कि मैं बिजली मुफ्त करूंगा, करके दिखाई, जिसने कहा कि मैं शिक्षा पे काम करूंगा, करके दिखाया, जिसने कहा मैं महिलाओं को बस सर्विस फ्री दूंगा, देके दिखाई, जिसने कहा कि मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदारी साबित हुई। 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था तब तक। तो उस मीटिंग में क्या निकल के आया? उस मीटिंग में यह निकल के आया कि अरविंद केजरीवाल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी ईमानदारी।
दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो कहा वो किया। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सिंपल व्यक्तित्व, आम आदमी वाली इमेज। इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने का चक्रव्यूह शुरू हुआ। ड्यूटी लगाई गई और बहुत बड़े नेता की ड्यूटी लगाई गई कि इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर अरविंद केजरीवाल की इमेज इतनी खराब कर दो कि बाकी देश तो छोड़ो, दिल्ली से भी इनका सफाया हो जाए। कितना मुश्किल है भाजपा के लिए इमेज खराब करना, आप सब जानते हैं। जो भाजपा चाहे वो ही चला सकती है टीवी पे। उस वक्त नई नई एक शराब नीति लेकर आए अरविंद केजरीवाल, जिस शराब नीति के तहत दिल्ली के अंदर रेवेन्यू 2000 करोड़ से बढ़ गया। कैसे बढ़ा? एकदम से हड़कंप मच गया कि जो दिल्ली के अंदर शराब कार्टेल था, जो दिल्ली के अंदर शराब माफिया था, उसकी कमर तोड़ दी गई है। जो कमीशन शराब माफिया खाता था, वो कमीशन काट के उसको खत्म करके वो पैसा सारा का सारा सरकार को मिलने लगा। इससे किसे परेशानी हुई? जिसका उन शराब माफिया से रिलेशन था, जिनके पास ऊपर तक पैसा पहुंचता था। तो एक हाथ पे शराब माफिया परेशान था, दूसरे हाथ पे वो मीटिंग में जो रिजल्ट्स निकले थे कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे अटैक करना है, उसके लिए कुछ ढूंढना था। नई शराब नीति को बदनाम किया गया। उसमें यह बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति के तहत पैसा खाया है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने उस शराब नीति के तहत पैसा खाने वालों की कमर तोड़ दी थी। लेकिन कौन बताएगा, कौन प्रूफ करेगा? कोर्ट में प्रूफ होगा। प्रूफ होने से पहले, कुछ भी साबित होने से पहले देश के पीएमएलए एक्ट में बदलाव किए गए। पीएमएलए एक्ट के तहत आप किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिए, उसको आप जेल में डाल दीजिए और वो जेल से प्रूफ करे कि वो इनोसेंट है। जनरली हमारे देश में ये होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन पीएमएलए के तहत गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट कर दिया गया। और इस सब बड़े चक्रव्यूह को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। शराब नीति आई, शराब नीति से सरकार को फायदा होने लगा, शराब माफिया की कमर टूट गई। शराब माफिया ने कंप्लेंट की अपने बॉस को। बॉस के दो पर्पस थे, एक तो शराब नीति को वापस लाना जिससे उनके माफिया के पेट भरते रहे, दूसरा अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने का जो टारगेट मिला था उस मीटिंग में। इनको कनेक्टेड रखिए। तो एक दिन इसके अंदर जांच शुरू कर दी गई। जब जांच शुरू हो गई, बड़ी बड़ी एजेंसी पीछे लग गई, तो अफसरों ने शराब नीति पे काम करना बंद कर दिया और पुरानी शराब नीति ऑटोमेटिकली आ गई। तो अब एक पर्पस तो सॉल्व हो गया कि पुरानी शराब नीति जब आई तो पुरानी शराब नीति के तहत वो सब दोबारा से शुरू हो गया जो दिल्ली के अंदर चल रहा था। अब नई शराब नीति को एक स्कैम और घोटाला बता के, शराब घोटाला बता के उसके ऊपर जांच शुरू करा दी। अब दूसरा पर्पस था, पहला पर्पस तो सॉल्व हो गया, जो शराब माफिया का पैसा रुक गया था वो शुरू हो गया। अब दूसरा पर्पस था अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना, वो दूसरा पर्पस के ऊपर काम शुरू हो गया क्योंकि वो बड़ा पर्पस था। अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उनके सभी साथियों के ऊपर केस कर दिए गए, जांच शुरू हो गई, केस रजिस्टर कर दिया गया। और एक दिन अचानक से अरविंद केजरीवाल के सभी साथियों को, जो उनकी टीम थी, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया बिना किसी तथ्यों के। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो मेन टारगेट था, सीढ़ी दर सीढ़ी उस तक पहुंचा गया। एक दिन अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे धड़ल्ले से मीडिया में चलाया गया शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। डेट पर डेट पड़ रही थी, सबूत मांगे जा रहे थे, रेड पे रेड हो रही थी। 2 साल में 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन शराब घोटाला हुआ। ये वो घोटाला है जिसमें आज तक सबूत नहीं मिल पाया और इकलौता देश का शायद ऐसा स्कैम है जिसमें किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई गवाह नहीं है, लेकिन साबित कर दिया गया कि शराब घोटाला हुआ है। इससे क्या हुआ? इससे सबसे बड़ी अचीवमेंट यह हुई कि जो अरविंद केजरीवाल का स्टेप 1 था, ईमानदारी, उस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया गया। अब यह इमेज चली गई कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है। जिन उस मीटिंग के पॉइंटर्स को याद कीजिए, ईमानदारी, डिलीवरी और आम आदमी वाली इमेज, उसमें से स्टेप 1 पर अटैक हो गया था। मीडिया ने यह प्रूफ कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है।
अब दूसरा था डिलीवरी। दिल्ली के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, हर फाइल को रोक दिया गया। एलजी के जरिए हर काम रोकने की साजिश हुई, दिल्ली को ठप करने की साजिश हुई। एक तरफ केजरीवाल जी जेल में थे, दूसरी तरफ दिल्ली के काम रुके। फिर भी आम आदमी पार्टी लड़ती जा रही थी। लेकिन यह रियलिटी है कि एलजी साहब दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि उस मीटिंग का दूसरा पॉइंट अचीव करना था, डिलीवरी। पहले ईमानदारी पे अटैक हो गया, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। दूसरा काम रोक के डिलीवरी पे अटैक हो गया। अब तीसरा था आम आदमी वाली इमेज। अब आप सोचिए, अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के पास एक भी ऐसी पावर नहीं है जिससे वो एक प्यून का भी ट्रांसफर कर पाए, तो अब सोचिए दिल्ली के अंदर इतना बड़ा शीश महल कैसे बन गया। अरविंद केजरीवाल के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो एक बंगला बना ले। ये उस ही चक्रव्यूह का पार्ट 3 था। जब एक छोटी से छोटी फाइल पे भी रोक लगा दी जाती थी, तो इतने प्यार से शीश महल क्यों बनने दिया गया, अच्छी से अच्छी सुविधाएं क्यों लगा दी गई, एक नॉर्मल सीएम हाउस को एक शीश महल की तरह प्रेजेंट क्यों किया गया? क्योंकि वो था भाजपा का चक्रव्यूह की लेयर नंबर 3, आम आदमी की इमेज पे अटैक करना। शीश महल में रहते हैं अरविंद केजरीवाल। ये शायद उस वक्त पे ना हम समझ पाए, ना कोई भी समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बीजेपी का बहुत बड़ा चक्रव्यूह बुना जा रहा था। बीजेपी कहती है कि वो दिल्ली चुनाव किस मुद्दे पे जीते? यमुना की सफाई पर, भ्रष्टाचार पर, शीश महल पर, और केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। हर चीज का ठिकरा एलजी पर फोड़ा, जबकि ये सभी चीजें क्रिएटेड ही बीजेपी की थी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसके अंदर अमोनिया की जो मात्रा है वो बहुत हाई है, उन्होंने गलत नहीं कहा था, वो एक्चुअल में हाई थी। तो यमुना को एक तरफ तो आप खुद मैला करेंगे और फिर उसको मुद्दा बनाएंगे। ये वो चक्रव्यूह का एक और पार्ट था। जब दिल्ली चुनाव हुए तो भाजपा ने इन्हीं चारों पॉइंट्स पर, जो पॉइंट उस मीटिंग में डिस्कस हुए थे, ईमानदारी, डिलीवरी, आम आदमी, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया था कि यमुना पर वोट नहीं मिलते, तो यमुना भी। लगातार मीडिया ने बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा में लगातार सपोर्ट किया। यह साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है, जबकि आज तक यह रिकॉर्ड है कि यह कोर्ट की टिप्पणी है कि आपने एजेंसीज को केस्ट पैरेट बना दिया और अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी तक 25 पैसे की रिकवरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो ईमानदार नहीं है। दूसरा, डिलीवरी। देश में सबसे सफल सरकार चलाने का प्रमाण है अरविंद केजरीवाल के पास, जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं पर सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है, और ऐसी इकलौती सरकार जहां पे बिजली 24 घंटे भी आती थी और मुफ्त भी आती थी। फिर भी ये मीडिया ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने डिलीवरी नहीं की। और तीसरा कि वो आम आदमी है, उसके लिए बीजेपी ने बनवाया ही था शीश महल, जिसको शायद कोई भी समझ नहीं पाया। तो इस चक्रव्यूह के बीच में जब अरविंद केजरीवाल जी पहुंच गए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से 100% कोशिश की कि वो इस सब को गलत साबित करें, लेकिन वो करे तो करे कैसे? जब ये मीडिया साबित करने पे तुला हुआ कि वो ईमानदार नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी साबित कैसे करें? पूरे कोर्ट के प्रमाणों के साथ वो बैठ गए, एक एक पेपर के साथ वो बैठ गए, एजेंसीज की रिपोर्ट्स के साथ बैठ गए। ये पूछा कि बताओ तो मैं ईमानदार कैसे नहीं? अगर शराब घोटाला हुआ तो उसमें कुछ तो निकला होगा, कुछ तो एजेंसीज को मिला होगा, कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो ईमानदार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने देश में सबसे ज्यादा डिलीवर करके दिखाया है, मैंने वो सरकार चला के दिखाई है, देश की सबसे सफल सरकार, जहां पे पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, जहां पे महंगाई सबसे कम, जहां पे बिजली फ्री आती है, पानी फ्री आती है, शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री जाती है। फिर भी क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि मैंने डिलीवर नहीं किया? एक ऐसा सरकारी घर जिसको पीडब्ल्यूडी ने बनाया, उसको चिपका दिया गया अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और कहा गया मैं आम आदमी नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल जी चिल्लाते रहे, लेकिन मीडिया ने नहीं सुना, क्योंकि मीडिया को बॉसेस से आदेश मिला हुआ था कि किन 4 पॉइंट। अब तक देश में अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को खराब कर दिया गया। वो व्यक्ति जिसकी एक्सेप्टेंस पूरे देश में बढ़ चुकी थी, जो एक नेशनल ऑल्टरनेटिव
बन के उभर चुका था, उसकी इमेज को खराब कर दिया गया। चुनाव आ गए दिल्ली के। अब जो फाइनल टच था भाजपा के चक्रव्यूह का, वो क्या था? अरविंद केजरीवाल को हराना। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए जिस स्तर पर जो पहले चक्रव्यूह की आउटर लेन्स थी, जिन 4 पॉइंट्स पर अरविंद केजरीवाल जी को ऑलरेडी घेरा जा चुका था, फाइनल चक्र बचा था। फाइनल चक्र में था सिस्टमैटिकली हराना। लगातार बीजेपी दिल्ली के अंदर वोट के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। वोट बढ़ाए जा रहे थे, वोट काटे जा रहे थे, जिसके प्रमाण है लगातार सिस्टमैटिकली आपने देखा किस तरह से दिल्ली के अंदर पैसे बांटने के इंसिडेंट्स आए, किस तरह से साड़ियां बांटने का इंसिडेंट्स आया। कंप्लेंट की गई, लेकिन उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों को भ्रमित किया गया। साथ में मीडिया का सपोर्ट तो था ही, जो लगातार चल रहा था। शराब घोटाला, यमुना की सफाई, शीश महल, डिलीवरी नहीं हुई, उसके साथ में नीचे माइक्रो मैनेजमेंट, जहां पे वोट काटना, समर्थकों को पहचानना, उनके वोट काटना, अपने समर्थकों के वोट ऐड करने, एक एमपी की कोटी में 20-20 वोट ऐड करने, लगातार ये मैनेजमेंट चल रहा था। और वो था फाइनल चक्रव्यूह का फाइनल चक्र, जिसे भेद पाना शायद इम्पॉसिबल था। एक तरफ दिल्ली के अंदर लगातार झूठे प्रॉमिस किए जा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह कह देना कि 25 मार्च को आपके खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे, जिसे मास्टर स्ट्रोक बोला गया। इतनी डेस्परेशन थी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हटाने की कि आपने भरे मन से एक ऐसा ऐलान कर दिया जो आप खुद जानते हैं पूरा नहीं हो सकता। और साथ में माइक्रो मैनेजमेंट चल रही थी। चुनाव का दिन आया, चारों खाने अरविंद केजरीवाल जी को घेर के, और वही हुआ जो बड़ी बड़ी ताकतें चाहती थी। रिजल्ट आया। क्यों मैं कह रहा हूं कि 8 फरवरी बहुत ही निर्णायक दिन था हमारे देश के इतिहास का। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और उसमें अरविंद केजरीवाल जी हार गए। इतनी बुरी हालत के बाद भी दिल्ली ने 43% वोट दिए अरविंद केजरीवाल को और भाजपा को 45%। चारों खाने मैनेजमेंट करने के बाद, एक बड़ा चक्रव्यूह जिसको भेदा ही नहीं जा सकता, उसके बाद भी भाजपा सिर्फ और सिर्फ 45% वोट लेकर आई। तो आप सोचिए किस लेवल की पॉपुलैरिटी थी अरविंद केजरीवाल जी के दिल में, कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर यह साबित कर दिया गया कि वो ईमानदार भी नहीं है, उसने डिलीवर भी नहीं किया, वो आम आदमी भी नहीं रहा, उसने यमुना की सफाई भी नहीं करी, वो जेल में भी रह के आया, फिर भी वो दिल्ली के 43% वोट ले गया। आप सोचिए उस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी। क्यों हराया गया अरविंद केजरीवाल जी को? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल को इसलिए हराया गया क्योंकि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल में एक ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो उनके हर एजेंडा का तोड़ है। चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो ईमानदारी हो, और चाहे वो हिंदुत्व हो। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को हराना इंपॉर्टेंट था। एक और महत्वपूर्ण बात, आप हैरान हो जाएंगे यह बात सुन के कि अब बीजेपी कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है पंजाब में, ताकि अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब में भी हराया जाए। क्यों भाजपा कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है? आप कहेंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। बीजेपी को कांग्रेस एज एन ऑल्टरनेटिव सूट करता है। बीजेपी चाहती है कि उनके सामने कांग्रेस खड़ी रहे, क्योंकि तब वो आसानी से जीत सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि नेशनल लेवल पे उनका ऑल्टरनेटिव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी हो, क्योंकि जब राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी जी से होता है तो वो कहीं स्टैंड नहीं करते। बीजेपी के लिए इजी ऑपोजिशन है कांग्रेस, और उसी बीजेपी ने देख लिया गुजरात में कि आम आदमी पार्टी उनके लिए कैसा ऑपोजिशन है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरह मैनेज नहीं की जा सकती, और जिसको मैनेज ना कर पाओ उसको रास्ते से साफ कर दो। जिसकी ईमानदारी का कंपटीशन ना कर पाओ उसको बेईमान साबित कर दो। जिसके कामों का कंपटीशन ना कर पाओ उसको नकारा साबित कर दो। जिसकी सादगी का कंपटीशन ना कर पाओ उसको आम से खास आदमी बना दो। आज बीजेपी पंजाब में पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरह वहां कांग्रेस जीते। जो गलती दिल्ली में हुई है वो दिल्ली वाले अब भुगत रहे हैं। इसमें दिल्ली वालों की भी गलती नहीं है,
दिल्ली वालों को बहुत बहुत सिस्टमैटिक वे में भ्रमित किया गया है, जिसमें बीजेपी शामिल है, जिसमें मीडिया शामिल है और जिसमें बहुत ताकतें शामिल हैं। आज उस गलती को दिल्ली वाले रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई है, बिजली के कट लगने शुरू हो गए, जो 24 घंटे आती थी और फ्री आती थी। जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है, जो पहले हिम्मत नहीं करते थे, और बढ़ी हुई फीस को अरविंद केजरीवाल ने वापस कराया था। जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, क्योंकि जब तक सरकारी स्कूल खराब नहीं होंगे तब तक प्राइवेट स्कूल मुनाफा कैसे कमाएंगे। जैसे ही भाजपा की सरकार आई, वैसे ही महिलाओं के बस सर्विस पे भी कंडीशंस लगा दी गई। आज दिल्ली अपनी गलती को रियलाइज कर रही है। वो गलती पंजाब में नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को कामयाब नहीं होने देना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे षड्यंत्र करके खत्म किया गया, तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत है। एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। अगर कोई आपको चुनौती दे रहा है, तो आप जनता के बीच में खुद को उससे बेहतर प्रूफ करके जीतिए, ना कि उसको खराब प्रूफ करके, वो भी झूठ। अरविंद केजरीवाल का इस देश की राजनीति में रहना उतना ही जरूरी है जितना हमारे देश में लोकतंत्र का रहना जरूरी है। हार और जीत मायने नहीं रखती। अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, अगर वो अब हार भी गए तो उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा? उन्होंने अपने जीवन में इतना अचीव किया है। इनकम टैक्स कमिश्नर बनके, एक पियून की नौकरी से कोई रिजाइन नहीं करता, उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से रिजाइन किया था। उनको पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार पंजाब में सरकार, गुजरात में 5 एमएलए, नेशनल पार्टी। क्या आज हमारे देश में एक भी और ऐसा नेता है जिसने आज के समय में अपने दम पर पार्टी बनाई और नेशनल पार्टी बना दी? ये डर है। सब लोग बनी हुई पार्टियों में बड़े बने हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद एक पार्टी को बड़ा बनाया। आज देश में हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। कौन करेगा शिक्षा की बात? कौन करेगा स्वास्थ्य की बात? कौन करेगा डेवलपमेंट की बात? कौन करेगा बिजनेसेस की बात? लगातार स्टॉक मार्केट क्रैश होती जा रही है। कौन चर्चा कर रहा है? हिम्मत नहीं है मीडिया की चर्चा करने। महंगाई पर मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार सबने सुना था। 50 रुपए फिर से सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन वन ऑफ द हाईएस्ट इस समय है, देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट लो है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। कौन करेगा इन सब की बात अगर सामने कांग्रेस जैसा विपक्ष होगा? इसीलिए देश में अरविंद केजरीवाल जरूरी है अगर आप मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं। दिल्ली का चुनाव देश का इकलौता ऐसा चुनाव है जो मुद्दों पे लड़ा गया। अगर देश का चुनाव भी आप मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल को इररिलेवेंट मत होने दीजिए। मैं फिर बोलता हूं, यह अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत नहीं है, यह देश की जरूरत है कि ऐसा एक नेता सामने हो जो निडर हो, जो डरता ना हो सत्ता से, जो मन में आता हो वो बोलता हो। मैं मानता हूं कि 10 साल राजनीति में कुछ भी नहीं होते। इंसान समय के साथ आगे बढ़ता है, समय के साथ अपनी गलतियों पे और वर्कआउट करके सीखता है। लेकिन आज इस देश को उस व्यक्ति की जरूरत है जिस व्यक्ति में ये हिम्मत है कि वो सत्ता के सामने घुटने ना टेके, जेल में रहने के बावजूद भी। सोचिएगा इस विषय में। अरविंद केजरीवाल को गाली निकालना बहुत आसान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बनना बहुत मुश्किल। धन्यवाद।